गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत करते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम लोग इसमें देख पा रहे हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे परिवहन संचार एवं व्यापार से संबंधित प्रत्येक महत्वपूर्ण पॉइंटों को और उसकी थ्योरी को भी समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन रहेगा। प्लीज़ बने रहिए इस चैनल में और इस चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही आपको डेली एक अच्छी वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तो हम लोग अब सबसे पहले परिवहन संचार एवं व्यापार से संबंधित बात करेंगे और इससे थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे कि इनकी हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है। आपने कभी विचार किया होगा कि गांव शहर में जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं कहाँ से आती हैं और कैसे आती हैं? इस पर विचार किया आपने कि पंजाब में पैदा होने वाला गेहूं, पश्चिम बंगाल में उपजने वाला चावल, धनबाद में खनन किया जाने वाला कोयला, महाराष्ट्र में पैदा होने वाला, यानी जितनी भी चीजें हैं दूरसंचार, ये कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं और किसके द्वारा आते हैं। तो इस सब चीजों के लिए हमें एक जरूरत पड़ती है परिवहन एवं संचार के साधनों। तो उसके द्वारा ये सभी चीजें हमें मिलती हैं। किसी भी क्षेत्र या राष्ट्र के समुचित विकास में परिवहन एवं संचार के साधन का आधार काम करते हैं। ये साधन उत्पादन एवं उपभोग अथवा मांग एवं आपूर्ति के बीच संबंध स्थापित करते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले परिवहनों के प्रकार। परिवहन के प्रकार। दो स्थानों के बीच आवागमन के लिए परिवहन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान में परिवहन के जो साधन हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, पाइपलाइन की सुविधाएं उपलब्ध है। पहाड़ी क्षेत्रों में आने जाने के लिए विशेष पर्यटन की दृष्टि से कई जगह पर रज्जू मार्ग का प्रकाश भी देखा जाता है, यानी जो है ये रज्जू मार्ग। तो परिवहन के प्रकार हैं जैसे सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और पाइपलाइन। इस प्रकार से जो परिवहन के प्रकार हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सड़क मार्ग। तो सड़क मार्ग परिवहन का सबसे सामान्य, सुलभ एवं सुगम साधन है। इसका उपयोग हर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अवश्य ही करता है। आप भी प्रतिदिन अपने घर से विद्यालय आने के लिए सड़क मार्ग का ही उपयोग करते हैं। लगभग 33 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ भारत विश्व की सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में स्थान रखता है। यानी लगभग 33 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ जो है भारत विश्व की सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में स्थान रखता है। ग्रेट ट्रंक रोड देश की सबसे पुरानी सड़क है। यानी ग्रेट ट्रंक रोड जो है देश की सबसे पुरानी सड़क है। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित इस सड़क का कोलकाता से अमृतसर तक का भाग भारत में पड़ता है। यानी अगर बात की जाए, ग्रेट ट्रंक रोड जो है वो देश का सबसे पुराना रोड है, यानी पुरानी सड़क है। और शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित इस सड़क का जो है सबसे पहले कोलकाता से अमृतसर तक तो भारत में इसका भाग पड़ता है। आजकल इसे अमृतसर से दिल्ली तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 यानी NH1 तथा दिल्ली से कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग NH2, यानी दिल्ली से कोलकाता के बीच जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे NH2 और अमृतसर से दिल्ली तक के राष्ट्रीय राजमार्ग को NH1 कहा जाता है। अमृतसर से कारगिल होते हुए लेह तक जाने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या
1A कहा जाता है। यानी अमृतसर से कारगिल होते हुए लेह तक जाने वाली जो सड़कें हैं, उनको हम राष्ट्रीय राजमार्ग 1A से जानते हैं। तो ये इतना जो पॉइंट है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अगर देखें हम तो यहाँ तक, और ये हमारा इतना पॉइंट इम्पोर्टेंट है, याद रखें इसको। तो मैंने समझा कि अमृतसर से दिल्ली को NH1, दिल्ली से कोलकाता NH2, और अमृतसर से लेह तक जो है वो 1A कहा जाता है। अब भारत में सड़कों का विकास देख लेते हैं। तो भारत में सड़कों के विकास का आरंभिक प्रमाण जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की सभ्यता में मिलते हैं। बुद्धकालीन शासकों ने भी सड़कों का निर्माण करवाया था। 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद रेल मार्गों के पूरक रूप में सड़कों का विकास अंग्रेज शासकों ने किया। यही नहीं, स्वतंत्रता के पूर्व देश में सड़कों के विकास के लिए नागपुर सड़क योजना के तहत उल्लेखनीय प्रयास किए गए। यानी एक नागपुर सड़क योजना के तहत उल्लेखनीय प्रयास किए गए। अगर देखा जाए तो परिणाम था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में लगभग 2.42 लाख किलोमीटर कच्ची एवं 1.46 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें थीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सड़कों के विकास में पर्याप्त ध्यान दिया गया और देश में सड़कों की कुल लंबाई 1950 और 51 में 4 लाख किलोमीटर थी, और जो कि 2006-07 में बढ़कर लगभग 33 किलोमीटर हो गई है। ऐसी कई योजनाएं कार्यान्वित हुई जिनमें सड़कों के विकास एवं निर्माण पर बल दिया गया। इन योजनाओं में जैसे बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उल्लेखनीय है। इसके अलावा सांसद एवं विधायक कोटे से भी गांव एवं शहरों के मोहल्लों को छोटी छोटी सड़कें बनाई जाती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 500 आबादी वाली बस्तियों को सड़क जोड़ने की योजना है। यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कितने का है? 500 आबादी वाली बस्तियों को जोड़ने की योजना है। अब वही बात करते हैं प्रादेशिक वितरण की। तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश में महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यानी पक्की सड़कों की अगर बात करें तो पक्की सड़कों में लंबाई की दृष्टि से देश में महाराष्ट्र को सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और यहाँ 2.70 लाख किलोमीटर पक्की लंबी जो सड़कें हैं। इसके बाद अगर क्रमशः बात करें तो उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा का दूसरा एवं तीसरा स्थान। तो पहला कौन सा? महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का दूसरा और उड़ीसा का तीसरा स्थान है। आगे इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, सड़कों के घनत्व की दृष्टि से केरल प्रथम स्थान पर। अगर यानी देखें तो सड़कों के घनत्व की दृष्टि से केरल जो है प्रथम स्थान रखता है। और अगर वहीं बात करें तो पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई जो है वाला जो राज्य वो है लक्षद्वीप। यानी पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप है। और सड़कों की घनत्व की दृष्टि से तो प्रथम स्थान केरल का है, और पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहला स्थान महाराष्ट्र का, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर 387 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। गोवा और उड़ीसा क्रमशः 258, 152 किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। तो घनत्व की दृष्टि से केरल प्रथम स्थान पर है। उसके बाद अगर देखा जाए तो गोवा है, फिर उड़ीसा है। तो गोवा में केरल में अगर देखें तो 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 387 किलोमीटर लंबी है। उत्तर भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व जो है, उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब में 122 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, यानी उत्तर भारत में। इसके बाद उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। यहाँ घनत्व 103 एवं 102 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक घनत्व जो है चंडीगढ़ में 1176 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। यानी अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों के में घनत्व के आधार पर तो चंडीगढ़ का प्रथम स्थान है,
पूरे देश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व जो है, पूरे देश की अगर बात करें तो सड़कों का सर्वाधिक घनत्व जो है वो दिल्ली में देखने को मिलता है, लगभग 17,381 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। वहीं अगर बात करें उत्तर पूर्व राज्यों में इस दृष्टि से यानी घनत्व की दृष्टि से त्रिपुरा प्रथम स्थान रखता है उत्तर पूर्वी में, एवं नागालैंड जो है दूसरे स्थान पर रखता है। चलिए आगे हम देखते हैं सड़कों के प्रकार। सड़कों को 4 वर्गों में रखा गया: राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला की सड़कें और ग्रामीण सड़कें। राष्ट्रीय मार्ग की अगर बात करें तो ये आपस में एक दूसरे को प्रांतों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं और ये देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 उल्लेखनीय है। यानी देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा? संख्या 7, जो कि वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलुरु एवं मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक इस राजमार्ग की लंबाई जो है वो 2,369 किलोमीटर है। इन राजमार्गों के निर्माण एवं देखभाल का दायित्व जो है वो केंद्र सरकार का है। राष्ट्रीय राजमार्ग देखें तो एकल लेन जो है वो 32% है, 2 लेन वाली 26% और 4 से 6 8 लेन वाली 12%। भारत की कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 2% है। इस पर देश की कुल यातायात लगभग 40% भाग ढोया जाता है। सभी राष्ट्रीय राजमार्ग की पक्की सड़कें हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियां तीव्र गति से चलती हैं, ये कारण दुर्भाग्यवश घटनाएं भी हो जाती हैं तथा सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार के लिए इस मार्ग पर यथातथ आपातकालीन बॉक्स भी लगाए गए हैं। तो सबसे मैंने देखा कि सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? मेरा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। देश में आर्थिक विकास के बढ़ावा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना प्रारंभ की गई और यह देश के अब तक की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। राजमार्ग विकास परियोजना के चरण फर्स्ट एवं सेकंड में गतिविधियां इस प्रकार हैं। जैसे अगर फर्स्ट की बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, इसका मतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत के 4 महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ने वाली 6 लाइन वाली जो है लगभग 5,846 किलोमीटर लंबी सड़कों का कार निर्माण करती है। यानी स्वर्णिम क्या है? जिसमें 4 महानगरों को जोड़ा जाता है। पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण गलियारा। ये क्या है कि पूरब में सिलचर तथा पश्चिम में पोरबंदर एवं उत्तर में श्रीनगर, दक्षिण में कन्याकुमारी को जो जोड़ने वाली सड़कें होती हैं वो पूर्व पश्चिम गलियारा की कुल लंबाई 3,640 किलोमीटर है। अब बात करते हैं एक्सप्रेस वे में अल्प समय में गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बनने वाली जो सड़कें हैं वो एक्सप्रेस वे होती हैं, जिसमें 4 लेन वाली इन आधुनिक सड़कों में कोलकाता दमदम राजमार्ग, कोलकाता दमदम राजमार्ग यानी एक राजमार्ग है, एक्सप्रेस वे है कोलकाता दमदम राजमार्ग, अहमदाबाद राजमार्ग, मुंबई पश्चिमी तटीय राजमार्ग, मुंबई पुणे राजमार्ग। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी मुंबई पुणे राजमार्ग जो है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है जो देश के 10 प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने में 380 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन वाला एक्सप्रेस वे बनाए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार से मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ा। अब पढ़ते हैं राजमार्ग। राजमार्ग क्या है? राजमार्गों की राजधानियां विभिन्न यानी यह दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूरा किया जाता है। देश में ऐसी सड़कों की लंबाई कुल सड़कों का मात्र 4%। ये राष्ट्रीय राजमार्गों से भी जुड़ी हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसमें जिला सड़कें। जिला सड़कें क्या होती हैं? इसमें मुख्यालय एवं शहरों को मिलाने का जो काम करती हैं वो, जिसका हिस्सा 14% है और राज्य की 4%। अब ग्रामीण सड़कों की बात करें तो ये सड़कें जो है विभिन्न गांवों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं। इसके अंदर देश की कुल सड़कों का 80% भाग शामिल है। इसमें सड़कों के विकास प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत
बात करते हैं सीमांत सड़कों के बारे में, तो यह राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण आवश्यक है। भारत में इन सड़कों का निर्माण रखरखाव सीमा सड़क संगठन का, जिसका गठन 1960 में ईस्वी में किया गया था। युद्ध की स्थिति से इन सड़कों का महत्व तुलनात्मक है। अगर हम देखें तो सड़क मार्ग परिवहन का एक सर्वसुलभ एवं सबसे सस्ता साधन है। अगर वहीं हम देखें तो पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में तो इसका निर्माण करना कठिन है। उच्चावच की विशेषता के कारण ही पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा घुमावदार सड़कें हमें देखने को मिलती हैं। सड़कों के बिना मानवीय जीवन की कल्पना ही व्यर्थ है। गांव हो या शहर या फिर महानगर, सड़कों का विकास जो है सभी जगह पाया जाता है, परंतु इनकी स्तर में पर्याप्त विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम और अब आगे बात करेंगे रेल मार्ग की। रेल रेल मार्ग की अगर बात करें तो रेल मार्ग में भारत में रेल मार्ग का विकास जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी से माना जाता है। यानी भारत में रेल मार्ग का जो है विकास वो 16 अप्रैल 1853 से माना जाता है, जब पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच यानी 34 किलोमीटर की लंबाई में रेलगाड़ी चली हुई थी। इसके बाद अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लाभ के उद्देश्य में रेलों का जाल बिछाने पर जोर दिया। धीरे धीरे देश में रेल मार्गों की लंबाई बढ़ने लगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने भी इसके विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया। फलतः 1947 और 48 में रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग 54,000 किलोमीटर से बढ़कर 2006 और 7 में 63,327 किलोमीटर होगी। प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेलवे को 16 जोन यानी 16 क्षेत्रों में बांटा गया। देश में सबसे बड़ा जो रेल क्षेत्र है वो उत्तर रेलवे तथा सबसे छोटा जो है वो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर रेलवे, और सबसे छोटा उत्तर पूर्वी सीमांत। तो जो 14 जोन है वो है उत्तर रेलवे, जिसका मुख्यालय हमें कहाँ देखने को मिलता है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। दूसरी बात करें पूर्व रेलवे, जो कि सबसे पूर्व रेलवे जो है वो कोलकाता इसका मुख्यालय है। पश्चिम रेलवे की अगर बात करें तो ये चर्च गेट मुंबई में है। दक्षिण रेलवे की अगर बात करें तो ये चेन्नई में है। मध्य रेलवे की अगर बात करें तो मुंबई सेंट्रल में है। पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो ये गोरखपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे की अगर बात करें तो ये हाजीपुर में है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जो कि सबसे छोटा है, इसका जो है वो मालीगांव में यानी गुवाहाटी में है। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। इस प्रकार से ये जो है वो 16 जोन जो है। लेकिन उत्तर रेलवे, जैसा कि ये उत्तर रेलवे जो है सबसे बड़ा रेल क्षेत्र है, जिसका अगर मुख्यालय देखें तो वो नई दिल्ली में है। और छोटा जो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे अगर बात करें तो ये मालीगांव यानी गुवाहाटी में इसका क्षेत्र उपलब्ध है। चलिए अब बात करते हैं भारतीय रेलवे में। तो स्वतंत्रता के बाद प्राप्ति के बाद जो है देश में रेल परिवहन विकास पर बहुत ही जोर दिया गया, और इसमें पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रेल मार्गों में विस्तार भी इसकी बहुत अधिक हुई। बड़े शहरों में दैनिक यात्रियों को आवागमन के लिए डीएमयू, ईएमयू और मेमू नाम से जो रेल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। दो बड़े शहरों एवं महानगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस एवं शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया गया। छोटे शहरों को महानगरों और बड़े शहरों से जोड़ने के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई गई। माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर एवं वैगन मालगाड़ियों की लगाई गई। उसके बाद 31 मार्च 2006 में तक जो भारतीय रेलवे में 44 भाप इंजन
4,793 डीजल इंजन, 3,188 विद्युत इंजन जो है वो काम कर रहे हैं 2006 तक। ट्रेनों की दुर्घटना को रोकने के लिए इंजनों में रक्षा कवच एसीडी की व्यवस्था की गई। 1 अगस्त 1947 में रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा भी शुरू की है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के मध्य 760 किलोमीटर लंबी कोंकण रेल परियोजना के तहत रेल चलाई जा रही है, यानी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के मध्य। इस रेल मार्ग पर आपटा से मंगलौर के बीच 92 सुरंग, 1819 छोटे पुल, 179 बड़े पुल एवं 56 रेलवे स्टेशन है। यानी इस रेल मार्ग पर जो है आपटा से मंगलौर के बीच 92 सुरंग है, 1819 छोटे पुल है, 179 बड़े पुल हैं, 56 रेलवे स्टेशन। इस रेल मार्ग पर ही 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग जो है वो रत्नागिरी के निकट है। वर्तमान देश की सबसे लंबी रेल सुरंग है, यानी 6.5 किलोमीटर लंबी जो सुरंग है वो रत्नागिरी के निकट है। कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल के तहत भूमिगत रेल सेवा भी दी जा रही है। राजस्थान में शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स तथा महाराष्ट्र में डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। यानी राजस्थान में शाही रेलगाड़ी जो है उसका नाम है पैलेस ऑन व्हील्स और महाराष्ट्र में डेक्कन ओडिसी जो है उस एक शाही रेलगाड़ियां हैं। आगे बात करते हैं रेल संपत्तियों एवं रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपीएफ और आरपीएफ की व्यवस्था की गई है। 31 मार्च 2007 तक भारतीय रेल के पास 6,909 स्टेशन, 8,153 रेल इंजन, 45,360 यात्री गाड़ियां एवं 1,905 अनसवारी गाड़ियां उपलब्ध थीं। पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रेल मार्ग नहीं है, यानी मेघालय में कोई भी अभी रेल मार्ग नहीं है। भारतीय रेल प्रणाली एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी बड़ी रेल प्रणाली है। विश्व की सबसे अधिक विद्युतीकरण रेलगाड़ियां रूस के बाद भारत में ही चलती हैं। भारतीय रेल की सबसे अनोखी विशेषता जो है वो है जीवन रेखा का चलाया जाना, जो कि 16 जुलाई 1991 से चलने वाली है रेलगाड़ी विश्व का पहला चलंत अस्पताल है। यानी 1991 से ऐसे देखिए, भारतीय रेल की सबसे अनोखी जो विशेषता है वो जीवन रेखा, जो कि 16 जुलाई 1991 से चलने वाली है रेलगाड़ी जो है विश्व का पहला चलंत अस्पताल है, जो कि है जीवन रेखा के नाम। जीवन रेखा क्या है? एक रेलगाड़ी है जो कि क्या है, मेडिकल के रूप में कार्य करती है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आम जनजीवन में रेल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद की जो मेन पॉइंट है उनको हम लोग देख लेते हैं कि बंदरगाहों पर उतरने वाले आयातित माल रेल मार्गों के द्वारा ही गंतव्य स्थानों के लिए भेजा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं मानव रहित रेलवे संपार फाटक पर संयम बरतें। यानी रेलवे क्रॉसिंग के पूर्व स्पीड ब्रेकर के पहले ही अपने वाहन की गति धीमी करें और संकेत बोर्ड से पहले रोक दें। देखिए, दोनों ओर ध्यान से देखिए और एक रेलगाड़ी तो नहीं आ रही है। सुनिए रेलगाड़ी की सीटी अथवा उसके आने की आवाज़ सुनिए। जाइए यह सुनिश्चित कर लें कि किसी और ओर से कोई रेलगाड़ी नहीं आ रही है, तभी आप मानव रहित रेलवे संपर्क से अपना वाहन पार कराइए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। जंजीर खींचकर अनावश्यक रूप से गाड़ी खड़ी करके समय की बर्बादी की जाती है। आतंकी, नक्सली घटनाओं एवं हड़ताल की स्थिति में सबसे अधिक रेल संपत्ति की ही बर्बादी की जाती है। यह एक गैर जिम्मेदाराना हरकत से रोकने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पाइपलाइन मार्ग की। शहरों और घर तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के इस्तेमाल से आप अवगत हैं, परंतु वर्तमान में परिवहन के रूप में पाइपलाइन का महत्व
दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पाइपलाइन का उपयोग तरल पदार्थों जैसे पेट्रोलियम के साथ ही गैस के परिवहन के लिए भी किया जाने लगा। पाइपलाइन के द्वारा मरुस्थलों, जंगलों, पर्वतीय क्षेत्रों, मैदानी भागों और यहाँ तक कि समुद्र के नीचे से होकर भी परिवहन किया जाना संभव है। भारत में पाइपलाइन का भविष्य मुख्यतः तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग पर निर्भर है। शोधनशालाओं से कच्चे तेल से प्राप्त विभिन्न उत्पादों एलपीजी, मोटर गैसोलीन, नैफ्था, केरोसिन, बायोतेल, हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल, फर्नेस तेल, ल्यूब ऑयल की पाइपलाइनों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थानों तक भेजा जाता है। आजकल ठोस पदार्थों जैसे खनिज को तरल व्यवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाने लगा है। इसकी सघनता देश के पश्चिमी भागों में ज़्यादा देखने को मिलती है। पाइपलाइनों का कुल विस्तार जो है वो 6,535 किलोमीटर और 2004 में 18,546 किलोमीटर हो गया। पाइपलाइन का वितरण अगर देखें तो भारत में पाइपलाइन को मुख्यतः दो भागों में रखा गया है। एक तो तेल पाइपलाइन, दूसरा गैस पाइपलाइन। तेल पाइपलाइन में क्या होता है, कच्चा तेल पाइपलाइन, तेल उत्पाद पाइपलाइन। इसमें क्या होता है, एलपीजी पाइपलाइन, एचबीजी पाइपलाइन जो गैस पाइपलाइन के लिए। भारत में कच्चा तेल परिवहन के लिए पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में पाइपलाइनें बिछाई गई हैं। पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भारत में डिगबोई से बरौनी तक, पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी की अगर बात करें तो यहाँ डिगबोई से बरौनी एवं हल्दिया तक जैसे पारादीप तक बढ़ाया जाना है। पश्चिम में एक पाइपलाइन कांडला अजमेर होते हुए पानीपत तक, जामनगर से चकसू तक, चकसू से यह पानीपत एवं मथुरा दो भागों में बांटा गया है। यानी सबसे अगर देखें तो पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भारत में यह डेलवोई से बरौनी तक, हल्दिया तक जैसे पारादीप तक बढ़ाया जाना था। अगर हम बात वहीं करें तो गुजरात में हजीरा से उत्तर प्रदेश तक के जगदीशपुर तक 1730 किलोमीटर लंबा हजीरा बीजापुर, जगदीशपुर और गैस पाइपलाइन है। इसे ही एचबीजे गैस पाइपलाइन कहा जाता है, यानी जो गुजरात से हजीरा तक के जो उत्तर प्रदेश तक आता है। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल देश में लगभग 4500 किलोमीटर लंबे गैस पाइपलाइन का संचालन करता है। अगर हम पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण की बात करें तो उसकी दृष्टि से गुवाहाटी सिलीगुड़ी पाइपलाइन, बरौनी कानपुर, लखनऊ पाइपलाइन, चेन्नई त्रिची पाइपलाइन, कोच्चि कोरूर पाइपलाइन, मंगलोर हासन बेंगलोर पाइपलाइन, मुंबई मानमाड इंदौर पाइपलाइन, मुंबई पुणे पाइपलाइन एवं नहर कटिया मौनग्राम हल्दिया पाइपलाइन। पाइपलाइन बिछाने के पहले स्टील पाइप को बिटुमिनस के एक परत से ढक दिया जाता है। फिर उसके ऊपर गिलास फाइबर की परत चढ़ा दी जाती है। इस पाइप की जंग से सुरक्षा होती है। यानी सबसे पहले स्टील पाइप को फिर बिटुमिनस की एक परत ढक दिया जाता है, फिर उसके ऊपर गिलास फाइबर की परत चढ़ा दी जाती है। देश का सबसे बड़ा जो उत्पाद पाइपलाइन जाल है वो है नहर कटिया गुवाहाटी सिलीगुड़ी बरौनी कानपुर राजबंद मौनग्राम हल्दिया पाइपलाइन है। चलिए अब बात करते हैं ठोस पदार्थों के परिवहन की दृष्टि से कुंद्रीमुख मंगलौर पाइपलाइन, लोअर इसके लिए उदयपुर जिला स्थित महन की खानों से देबारी प्रगलक कारखाना तक रॉक फास्फेट सान्द्र के परिवहन के लिए पाइपलाइन प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं वायुमार्ग। अभी तक हमने पढ़ा पाइपलाइन के बारे में, अब पढ़ते हैं वायुमार्ग। वायुमार्ग क्या है, आपने अपने गांव से शहर के ऊपर आकाश में हवाई जहाज उड़ते हुए देखा होगा, उसी को हम वायुमार्ग कहते हैं, जो एक दूसरी राजधानियों देशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। भारत में वायु परिवहन का अगर देखें तो देश में वायु परिवहन का आरंभ 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से, अगर भारत की बात करें तो देश में 1911 ईस्वी से जो है इलाहाबाद के नैनी के बीच 10 किलोमीटर की छोटी सी दूरी के उड़ान हुआ था, यानी 1911 में। यह उड़ान डाक ले जाने के लिए किया गया था। कालांतर में इस दिशा में विकास के लिए नए प्रयास किए जाते रहे। फिर 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई। कब? 1933 में।
इसका मुख्यालय जो है इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में बनाया गया। इसका 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 ईस्वी के आरंभ तक देश में 21 विमान कंपनियां वायु परिवहन का कार्य कर रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने क्षेत्र में विकास के लिए विमान परिवहन जांच समिति 1950 ईस्वी में गठित की और इस समिति के सुझाव पर 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके बाद आंतरिक एवं घरेलू वायु परिवहन सेवा का भार इंडियन एयरलाइंस, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सेवा भार एयर इंडिया को सौंप दिया गया। साथ ही भारतीय विमान निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया। इंडियन एयरलाइंस भारत के विभिन्न शहरों के अतिरिक्त कई पड़ोसी देशों के लिए भी विमान सेवाएं उपलब्ध कराता है। व्यवहारिक रूप से इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमान सेवाएं अपनी एक अनुषंगी विमान कंपनियों की सहायता से उपलब्ध कराया गया। यहाँ उल्लेखनीय है कि 8 दिसंबर 2005 से इंडियन एयरलाइंस सिर्फ इंडियन के नाम से ही जाने लगा। यानी 2005 से एयरलाइंस जो है इंडियन एयरलाइन, जो कि इंडियन नाम से ही जाने लगा। भारत में हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड द्वारा 1985 ईस्वी से दी जा रही है, जो कि विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं राष्ट्र को दे रहा है। देश के सभी प्रकार के हवाई अड्डों का नियंत्रण, विकास एवं प्रबंधन तथा विमानन क्षेत्र के सभी अन्य कार्यों हेतु 1 अप्रैल 1955 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी 1 अप्रैल 1955 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया और देश में लगभग 450 हवाई अड्डे, इनमें 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए गए। पिछले कुछ वर्षों में नगर विमानन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति है। आज वायु परिवहन कंपनियां जो हैं वो एक निजी, सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। एयरलाइंस जैसे है जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, डेक्कन विमानन, गो एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, पैरामाउंट एयरवेज एवं इंटर ग्लोब एविएशन हैं। देश की मालवाहक सेवा संचालित करने के लिए ब्लू डर्ट विमानन नाम से एक निजी मालवाहक कंपनी का कार्य कर रही है। उन घरेलू सेवाओं के अतिरिक्त 86 ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास गेट निर्धारित उड़ानों को संचालित करने का परमिट है। NACIL अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराती है। इस पॉइंट को थोड़ा रिपीट कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम थोड़े अलग है, आपको हो सकता है एक दो बार में याद ना हो पाए। साथ ही दक्षिण पूर्वी एशियाई और मध्य एशियाई देशों में उड़ानें जो हैं वो संचालित करती हैं। निजी एयरलाइनों में जो है जेट एयरवेज विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में सेवाएं संचालित करता रहा है। भारत का 103 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान समझौता हुआ, यानी द्विपक्षीय अधिकारों से अपेक्षित उपयोग को ध्यान में रखकर कम से कम 5 वर्षों से घरेलू विमान सेवा उपलब्ध कराने वाले और बेड़े में 20 जहाज रखने वाले विमान सेवा प्रदाताओं को विदेशी गंतव्यों तक विमान सेवा चलाने की अनुमति दी गई है। अगर बात करें तो जंगल, पहाड़, पठार, नदी, झील, सागर इत्यादि को पार करना एयरलाइंस के द्वारा संभव है, यानी वायु मार्ग के द्वारा संभव है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा 2007 और 8 के दौरान 13.8 लाख हवाई उड़ानों को 10.59 लाख घरेलू तथा 2.4 लाख अंतर्राष्ट्रीय यानी 1168.7 लाख यात्री जो हैं इससे अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट में। इस प्रकार से हमने वायुमार्ग का पढ़ा और वायुमार्ग की कितनी कंपनियां हैं उसके बारे में पढ़ा। अब हम जानते हैं जलमार्ग के बारे में। जलमार्ग परिवहन एक प्राचीन माध्यम रहा है जिसके द्वारा विश्व स्तर पर कई साहसिक यात्राएं की गई। जलमार्ग दो प्रकार का होता है, एक तो आंतरिक जलमार्ग, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे नौ संचालन मार्ग है जिससे प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ टन माल की ढुलाई की जाती है। आंतरिक जलमार्गों के अंतर्गत मुख्य रूप से वो आते हैं जो नदियों,
नहरों तथा झीलों का उपयोग किया जाता है। भारत का आंतरिक जलमार्ग जो है पिछड़ी किंतु विकासशील अवस्था में से है। भारत में पहली 1806 ईस्वी में दक्षिण भारत में बकिंघम नहर बनाकर इसे कन्नौर नहर से मिलाते हुए गोदावरी और कृष्णा नदी से जोड़ा गया था। कब? 1806 में दक्षिण भारत में बंकिघम नहर बनाकर और कन्नौर नहर से मिलाते हुए गोदावरी से कृष्णा नदी को जोड़ा गया। 720 किलोमीटर लंबा जलमार्ग बनाया गया और बाद में इसे 40 किलोमीटर बढ़ाकर पुलिकट झील से जोड़ दिया गया था। तो गोदावरी कृष्णा नदी को जोड़ने का काम किया बंकिम नहर ने, जो कि कन्नौर नहर से मिलाते हुए, और उसके बाद आगे बढ़ाकर पुलिकट झील से जोड़ दिया गया। कब? 1806 में। उसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद 1952 में केंद्र सरकार द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना की गई। यानी स्वतंत्रता के बाद 1952 में गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत असम, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश को रखा गया। उसके बाद बात करते हैं 1960 ईस्वी में इस बोर्ड द्वारा गंगा नदी में यातायात के सर्वेक्षण का सुझाव दिया गया और 1975 ईस्वी में इस दृष्टि से जाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा फरक्का से इलाहाबाद तक गंगा नदी में सर्वेक्षण किया गया। कालांतर में देखें तो 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। 27 अक्टूबर 1986 में अंतर्देशीय जलमार्ग की इस राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास, रखरखाव और नियम की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस जलमार्ग का मुख्यालय जो है वो नोएडा एवं क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी एवं कोच्चि में था तथा कार्यालय इलाहाबाद, वाराणसी, भागलपुर और फरक्का एवं कोल्लम में है। यानी जिसका जो मुख्यालय है वो नोएडा एवं क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी एवं कोच्चि में तथा शाखा कार्यालय इलाहाबाद, वाराणसी, भागलपुर, फरक्का और कोल्लम में है। भारत के 5 आंतरिक जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। ये जो जलमार्ग हैं जैसे है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि इलाहाबाद से हल्दिया के बीच यानी 1620 किलोमीटर की लंबाई में है। यानी इलाहाबाद से हल्दिया की जो डिस्टेंस है वो 1620 किलोमीटर है, जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 में क्या है? यह सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर की लंबाई में ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित किया गया। इसका उपयोग भारत और बांग्लादेश साझेदारी में करते हैं। तीसरे जलमार्ग की बात करें तो यह कोल्लम से कोट्टापुरम जो कि 205 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है, जो कि चंपाकारा एवं उद्योग मंडल नहरों से पश्चिमी तट नहर में विकसित किया। चौथे की अगर बात करें तो गोदावरी और कृष्णा नदियों के सहारे 1095 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि पांडिचेरी काकीनाडा नहर के सहारे यह जलमार्ग आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु पांडिचेरी में फैला हुआ। ये भी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि जलमार्ग 5 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए। इनको हम लोग याद करेंगे और इसको 1-2 बार देख लेंगे, याद हो जाएंगे। पांचवा अगर है तो यह उड़ीसा राज्य में ईस्ट कोस्ट कनाल, मताई नदी, ब्राह्मणी नदी एवं महानदी डेल्टा के सहारे 623 किलोमीटर की लंबाई में विकसित की जा रही है। यानी जो है वो 623 किलोमीटर की लंबाई में विकसित की जा रही है। इन प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के अतिरिक्त गोवा में 555 किलोमीटर, गुजरात में 320 किलोमीटर तथा कर्नाटक में भी आंतरिक जलमार्ग का विकसित किया गया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा कुछ अन्य मार्गों को भी राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा देने का प्रस्ताव है और वे अंतर्देशीय जो जल परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय जलमार्गों के साथ साथ अन्य सहायक जलमार्ग भी विकसित किए जा रहे हैं। चलिए अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और उनको देख लेते हैं। अंतर्देशीय जल परिवहन और व्यापार क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश के बीच संधि है। इसके तहत किसी एक देश के जहाज निर्धारित जलमार्गों को दूसरे
देश में जा सकते हैं। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में फरवरी 2004 से कार्यरत है और राष्ट्रीय महत्व का यह संस्थान देश में अपनी तरह का पहला संस्थान है। कौन सा? पटना जो है नौवहन के लिए। और यहाँ से प्रशिक्षणार्थी जो होते हैं वो जहाज कर्मी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की। अभी तक हमने आंतरिक की बात की, अब अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की अगर बात करें तो इसकी दृष्टि से भारत के पास 7,517 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, जिसके सहारे 12 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह विकसित हैं। 12 बड़े हैं और छोटे 200 हैं। देश का लगभग 90% मूल पर 70% व्यापार इन्हीं समुद्री मार्गों से होता है। व्यापारिक जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से भारत का विश्व में 20वां स्थान है। भारत में निम्न 12 जो हैं बड़े बंदरगाह हैं। कितने? भारत में 12 बड़े बंदरगाह हैं और भारत में विश्व में 20वां स्थान रखता है व्यापारिक जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से। जो बड़े बंदरगाह हैं जैसे हम बात करते हैं, जो कि हमारे कितने? 12। मुंबई अगर बात करें तो मुंबई बंदरगाह है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद करें निभाय सेवा जो कि महाराष्ट्र में ही है। कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। चेन्नई तमिलनाडु में, तूतीकोरन तमिलनाडु, कांडला गुजरात में, कोच्चि केरल में, इन्नौर तमिलनाडु में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मर्मुगांव गोवा में और मंगलौर कर्नाटक में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग याद रखें। ये बंदरगाह जो है 12 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछे जाते हैं तो हम लोग इनको एक दो बार रिपीट कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं जलमार्ग के बाद संचार की बात करते हैं। संचार के जो प्रमुख साधन है जैसे डाक सेवा है, टेलीग्राम है, टेलीफोन है, फैक्स है, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट, ईमेल जो है वो क्या है? एक संचार का माध्यम है। प्राचीन काल में जहाँ ताली बजाकर, ढोल बजाकर, आग जलाकर या फिर अन्य तरह से संदेश पहुंचाया जाता था, वहीं मध्यकाल में तेज दौड़ने वाले व्यक्तियों और कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। परंतु ये सभी साधन सार्वजनिक नहीं थे तथा बड़े समूह को इसके द्वारा संदेश देना संभव नहीं हो पाता था। साथ ही इसमें समय भी अधिक का लगता था। इसलिए आधुनिक काल में संचार के ऐसे साधनों की आवश्यकता पड़ती है जो शीघ्र और दूर दूर के स्थानों तक बड़े समूह तक संदेश पहुंचा सके। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आधुनिक समय में संचार के कई साधन जो है विकसित किए गए। संचार की अगर एक कहानी के रूप में समझें, एक स्टोरी, तो 16 जून की रात्रि में पटना में रहने वाले शुभम को वैशाली जिला के शेखोपुर गांव में रहने वाली अपनी मम्मी को जन्मदिन की संदेश देने की याद आई। यानी 16 जून की रात्रि में पटना के जो रहने वाले थे शुभम, और वैशाली जिला में शेखोपुर जो गांव था वहां उनकी माता जी रहती थी, जो कि जन्मदिन की शुभकामना संदेश देने की याद आई। उसके पास कई सुविधाएं उपलब्ध थी। एक तो वह कंप्यूटर के जरिए ईमेल द्वारा संदेश भेज सकता था, फिर टेलीफोन के द्वारा। बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण शुभम के लिए ईमेल द्वारा संदेश भेजना संभव नहीं था। वह पत्र लिखकर भी तुरंत समय पर संदेश नहीं भेज सकता था, तो टेलीग्राम के द्वारा संदेश भेजने के लिए समय लग जाता था। गांव के घर के निकट फैक्स की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। ऐसी स्थिति में शुभम ने तुरंत टेलीफोन के द्वारा अपनी मम्मी से बातचीत की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस कहानी से यह पता चलता है कि संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सुगम जो है वो टेलीफोन यानी मोबाइल है। भारत में संचार सुविधा की अब बात करते हैं तो भारत में संचार के प्राय सभी साधन अथवा सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में देश में डाक सेवा प्रारंभ हुई थी। कब? 1837 ईस्वी में देश में डाक सेवा प्रारंभ हुई थी और यह ईस्ट इंडिया कंपनी की देन है, जो कि 1837 में हुई। 1854 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई। कब? 1854 में। जिस जिसने उत्तरोत्तर अपनी सेवाओं में प्रगति की और आज भारतीय डाक सेवा न केवल कंप्यूटरीकृत हो चुकी है बल्कि कृत्रिम
उपग्रहों से भी जुड़ चुकी है और डाक विभाग ने अपने पत्र वितरण कार्य और तेजी और सुधार लाने के पूरे देश में 8 डाक क्षेत्रों में बांटा है। 6 अंकों वाले इस अंक में पहला अंक जॉन के लिए, बाद के 2 अंक उपजॉन के लिए होते हैं और अंतिम 3 जो अंक हैं वो गंतव्य डाकघर के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन्हें हम पिन कोड कहते हैं। फिर से समझते हैं, पिन कोड जो है वो 6 अंकों वाला होता है, जिसमें पहला अंक जो होता है वो जॉन के लिए होता है, दूसरा उसके बाद जो 2 अंक होते हैं वो उपजॉन के लिए होते हैं, फिर उसके बाद अंतिम जो 3 अंक होते हैं वो गंतव्य डाकघर के लिए होते हैं। इस प्रकार से इसे पिन कोड कहते हैं और पिन कोड 6 अंकों वाला होता है, जिसे 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। बिहार और झारखंड पिन कोड संख्या 8 में शामिल है, यानी बिहार और झारखंड जो पिन कोड संख्या है वो 8 में शामिल है। डाक विभाग अपनी सेवा में सुधार करते हुए डाक वितरण में तेजी लाने के लिए 6 डाक चैनल की सुविधाएं दे रहा है। इन्हें राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, पत्र का दस्तावेज एवं भारी चैनल या व्यापार चैनल के नाम से जाना जाता है। विभिन्न डाक चैनल की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं राजधानी चैनल। नई दिल्ली से 6 विशेष राज्यों की राजधानी के लिए यह डाक सेवा है, जिसके लिए पीले रंग की पत्र पेटियां प्रयोग में लाई जाती हैं, अर्थात डाकघर स्थित पीले रंग की पत्र की जो पेटियां पत्र डालने में ले या लिफाफा या पत्र सीधे नई दिल्ली पहुंच जाएगी, फिर उसका वितरण होगा। यानी राजधानी चैनल में क्या है, नई दिल्ली से 6 विशेष राज्यों की राजधानियों के लिए डाक होता है, जिसके लिए पीले रंग की पत्र पेटियां प्रयोग की जाती है। दूसरी बात करते हैं मेट्रो चैनल में, तो ये क्या होता है कि जो बेंगलुरु और कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एवं हैदराबाद के लिए यह डाक सेवा है और इन स्थानों के लिए अंकित पिन कोड वाले डाक पत्रों को नीले रंग वाले पत्र पेटियों में डालना चाहिए। ग्रीन चैनल की बात करें तो स्थानीय पिन कोड अंकित डाक पत्रों को हरे रंग वाले पत्र पेटी में डाला जाता है। दस्तावेज चैनल की बात करें तो समाचार पत्रों एवं विभिन्न पत्रिकाओं को भेजने के लिए यह डाक सेवा है। भारी चैनल में क्या है कि यह डाक सेवा बड़े व्यावसायिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। व्यापारिक चैनल या डाक सेवा छोटे व्यापारिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं इस डाक सेवा के बाद संचार का सबसे प्रचलित साधन दूर संचार माध्यम है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध हैं। देश में लगभग 26 करोड़ वायरलेस फोन उपभोक्ता मोबाइल फोन सर्वाधिक प्रचलित सेवा है। कई निजी कंपनियों ने के द्वारा इस क्षेत्र में सेवाएं दी जा रही है। इसके अतिरिक्त एसटीडी की सेवाओं में शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है। इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए जा रहे हैं कि दूरसंचार तंत्र में संदर्भ भारत में एशिया में अग्रणी एवं विश्व के 10 बड़े देशों में स्थान रखता है। संचार की दृष्टि से रेडियो तक एक सशक्त माध्यम माना जाता है। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 ईस्वी में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया था। यानी भारत में रेडियो का प्रसारण जो है वो 1923 ईस्वी में शुरू हुआ था। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया था, जो कि 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। इंडिया में कब शुरू हुआ था? 1930 में, और वैसे अगर इसका देखा जाए तो 1923 में मुंबई से शुरू हुआ था और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के नाम से इसका नाम रखा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1957 ईस्वी में इसका जो नाम है वो आकाशवाणी कर दिया गया था। वर्तमान समय में यह साधन प्रसार भारती के तहत कार्य कर रहा है और सरकारी सेवा के अलावा कई निजी कंपनियां भी रेडियो सेवा उपलब्ध करा रही हैं। अब बात करते हैं जनसंचार का। वर्तमान समय में सबसे प्रचलित एवं लोकप्रिय साधन टेलीविजन है। भारत में इसकी सेवा 1959 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी टेलीविजन की, और 1976 में इसे दूरदर्शन डीडी नाम दिया गया था। रंगीन प्रसारण की शुरुआत 1982 ईस्वी में एशियाई खेलों के दौरान हुई और रेडियो की इस तरह क्षेत्र में कई निजी कंपनियां अपने विशिष्ट सेवाएं देने लगी। इसके बाद
समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की बात करें तो ये सुदृढ़ संचार माध्यम है। देश में लगभग 65,000 पत्र पत्रिकाएं 2007 में छपती हैं। इनमें सर्वाधिक हिंदी भाषा में लगभग 2 लाख यानी 2,05,000 यानी 25,000 समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं छपती हैं। इसके बाद अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली एवं गुजराती भाषाओं का स्थान है। यानी हिंदी भाषा लगभग जो पत्रिकाएं हैं सबसे ज़्यादा 25,000 समाचार पत्रिकाएं छपती हैं। इसके बाद अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली एवं गुजराती भाषाओं का स्थान इसी में आता है। चलिए इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंटों को उठाते हैं और देखते हैं इसमें। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? अपने गांव शहरों के बाजारों में दो व्यक्तियों के बीच सामानों के क्रय विक्रय को होते हुए अवश्य देखा होगा। और दो व्यक्तियों, राज्यों अथवा देशों के बीच होने वाले सामानों एवं सेवाओं को क्रय विक्रय को ही व्यापार कहते हैं। यानी राज्यों एवं देशों के बीच होने वाले सामानों को कहते हैं एक व्यापार कहते हैं। और जब यह व्यापार दो देशों के बीच यानी दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। वर्तमान समय विश्व के सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर कर रहे हैं। यह व्यापार कई कारणों से होता है, इसमें आयात और निर्यात भी होता है। तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखते हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में औद्योगिक एवं सामाजिक आर्थिक विकास तेजी से हुआ है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों एवं व्यापारिक खंडों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं। यही नहीं, देश की आर्थिक प्रगति के साथ व्यापार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 1950-51 में 1,214 करोड़ रुपए का था, जो 1990 और 91 ईस्वी के साथ सात 75,751 करोड़ रुपए हुआ। 2007-8 में बढ़कर इसका जो है 16,05,022 करोड़ रुपए का काम हो गया। इसका जो मेन पॉइंट है उनको हम लोग देख लेते हैं। भारत भारत का आयात भी एशिया और भारत का आयात एवं एशिया और ओशियाना सर्वाधिक 65.52 रहा है। इसके बाद यूरोप 19.97 और अमेरिका 9.5% का स्थान रहा है। भारत से निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं में इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, रसायन एवं समृद्ध उत्पादन, वस्त्र एवं कृषि एवं संबंध उत्पाद है। अयस्क एवं खनिज तथा अन्य सामान शामिल है। जबकि आयात की जाने वाली वस्तुओं में पेट्रोलियम एवं संबंधित उत्पाद, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना और चांदी, उर्वरक, रसायन, अलोह धातुएं एवं अन्य शामिल हैं। चलिए अब हम बात करते हैं। भारत एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात संसाधन क्षेत्र की महत्ता को पहचाना है। कांडला में एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया था। यानी कांडला में एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित हुआ था। इसके बाद 7 और ऐसे क्षेत्र स्थापित किए गए। निर्यात संवर्धन क्षेत्र की खामियों को दूर करते हुए अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की गई। विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 10 फरवरी 2006 से प्रभावी हो गया। कांडला और सूरत गुजरात, सांता क्रूज महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु, कोच्चि फाल्टा पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और नोएडा उत्तर प्रदेश ऐसे सभी 8 निर्यात संवर्धन क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में प्राप्त लाभ इस बात का सबूत है कि निवेश, रोजगार, निर्यात और संरचनात्मक विकास में अतिरिक्त वृद्धि है। इस प्रकार से हमने आज परिवहन, संचार एवं व्यापार की दृष्टि से इस लेसन को कंप्लीट किया। अब इससे बनने वाले प्रश्न जो हैं उसको महत्वपूर्ण दृष्टि से देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की बात अगर है तो
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर ग्रामीणों की बात की जाए तो वो 2,42,000 थी, लेकिन इसका जो राइट आंसर है 3.8 लाख है। तो हम लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देख लेते हैं। तो यानी स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय अगर कच्ची देखी जाए तो 2.42 थी, यानी लगभग जो मैंने बताया 3.88, जो हमने राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर जो था, ऑप्शन नंबर पहला का गा जो है वो बिल्कुल राइट है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान कौन राज्य है, यानी पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा है, तो वो महाराष्ट्र, इसका ऑप्शन नंबर था राइट। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें, एक्सप्रेसवे। सड़कों का एक वर्ग नहीं है।
तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? 2005 इसका राइट आंसर है। भारतीय अंतर्देशीय जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? जलमार्ग की बात करो। तो इसका अगर हम वैसे तो 1988 है इसका, लेकिन फिर भी हम इसका कंफर्म कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय अंतर्राज्यीय जलमार्ग का गठन किस वर्ष किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो इन्नौर जो पतन है वो हमारे तमिलनाडु में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ग, उसको हम देखेंगे अभी। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों को बांटा गया है? तो वो 6 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। देश में कुल कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं? आर्थिक जो क्षेत्र है वो कितने विकसित किए गए हैं, इसको भी देखेंगे। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो वो पश्चिम बंगाल में। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं। जैसा कि हम लोग बताते हैं कि भारतीय अंतर्राज्यीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था, तो इसका हम राइट आंसर देख लेते हैं। अंतर्राज्यीय जलमार्ग 1986 में हुआ था। कालांतर 27 अक्टूबर 1986 में इसकी स्थापना हुई थी अंतर्राज्यीय जलमार्ग की। तो उसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसका हमारा जो राइट आंसर है जलमार्ग का 1986 ऑप्शन नंबर का हमारा राइट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हमारा बनता है जो कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो आर्थिक क्षेत्र देख लेते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है यानी 10 फरवरी 2006 से प्रभावी हो गया। तो वो इसमें बात करते हैं सूरत 1, 2, 8 जो 8 निर्यात संबंधित क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्र बदल दिया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्रों से इसमें निवेश शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर, देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, इसमें 8 का ऑप्शन भी नहीं है। इसको दोबारा से रिपीट में देखना पड़ेगा। अप्रैल 2002 से विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 10 फरवरी 2000 से प्रभावी हो गया। कांडला इसका राइट आंसर जो है हम लोग अगर देखें तो इसमें थोड़ा गलत हुआ है। यहाँ पर हमारा 8 होना चाहिए। कितना? 8 जो है वो हमारे विशेष क्षेत्र है। इस प्रकार से हमने इन क्वेश्चनों को पूरा किया और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, तो आपको ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।